मॉर्निंग। आज कल हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, आज उसको आगे करेंगे। वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया कोई भी आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जहां वो किसी दूसरे आवेश को क्या कर सकता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक अत्यंत छोटा सा अल्प धन परीक्षण आवेश लेते हैं। तो माना कि ये Q कोई आवेश है और इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक दूसरा आवेश जो कि बहुत अत्यंत छोटा है और पॉजिटिव है वो रखा है, परीक्षण आवेश है। अब क्योंकि ये परीक्षण आवेश इस आवेश के पास रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो धन परीक्षण आवेश है जिसको हमने टेस्ट चार्ज लिया है वो कोई ना कोई बल जरूर अनुभव करेगा इस आवेश के कारण। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो बल है F, किसके कारण लग रहा है बल? इस आवेश के कारण लग रहा है बल। इस पर धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो या तो प्रतिकर्षण का बल होगा या फिर वो आकर्षण का बल होगा। तो इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसे परिभाषित होगा? किसी भी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस स्थान की, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, F आपका लगने वाला बल हो गया, Q0 आपका धन परीक्षण आवेश हो गया। तो बल तथा आवेश के अनुपात को आप किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से ज्ञात की जाती है। एक सूत्र है E बराबर F/Q0। यहाँ पर Q0 धन परीक्षण आवेश है। इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं कि कोई भी आवेश है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कोई भी आपके पास बिंदु आवेश है, माना सपोज करो कि O एक बिंदु है, यहां पर एक आवेश है पॉजिटिव आवेश प्लस Q और इसके कारण आपको किसी भी स्थान पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इस आवेश के कारण। तो सपोज करिए कि एक बिंदु P है जहां पर आपको इस प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये P जो है ये Q से R दूरी पर स्थित है। दोबारा सुन लीजिए, आपने प्लस Q आवेश के कारण किसी स्थान P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि R दूरी पर स्थित है, किससे? प्लस Q से। अब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम वहां पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं कि P बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब जब किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा है तो वो किसी दूसरे आवेश द्वारा आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित होगा। अब क्योंकि हमने कहा धन परीक्षण आवेश है तो प्रतिकर्षित होगा। F बराबर बल लगेगा उस पर, F बाहर की तरफ प्रतिकर्षण का बल होगा। ये बल कितना होगा उसको ज्ञात करेंगे हम किससे? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जो बल हो गया धन परीक्षण आवेश तथा उस बिंदु आवेश जिसकी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण का बल है वो आपका हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R²। ये आपका बल हो गया, दोनों के बीच लगने वाला बल। अब बिंदु
P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो परिभाषा के अनुसार वैद्युत P पर जो बिंदु P पर जो बल है तथा उसके अनुपात के बराबर होगा। तो E बराबर F/Q0। E बराबर समीकरण 1 का उपयोग करेंगे हम F पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर, और Q0 किसका, ये वाला, Q0 से Q0 कट गया, तो E आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q/R स्क्वायर। ये आपकी किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो आप सिंपल सा बात देखिए कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होते हैं, जितनी दूरी आप चलते जाओगे किसी बिंदु आवेश से उतना ज्यादा ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। कोई भी, अब केवल बिंदु आवेश ही नहीं, माना कोई आपके पास एक वलय है, रिंग जिसको कहते हैं, इस रिंग पर प्लस Q आवेश इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चारों तरफ। ध्यान से समझिएगा कि एक वलय है जिसकी त्रिज्या a है, उस पर समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित हो रहे हैं। अब इस वलय के कारण, जो रिंग है, इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर ज्ञात करनी है? कहीं भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बिंदु P है जो कि इसकी एक्सिस पर है और इससे x दूरी पर स्थित है, वहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? इस वलय के कारण जिसकी त्रिज्या a है और जिस पर पॉजिटिव Q आवेश समान रूप से वितरित हो। तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक वलय है जिसकी त्रिज्या a है और जिस पर समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित हो रखा है, उससे x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको इस वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉजिटिव आवेश के कारण यहां पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरी रिंग को, ये जो वलय है, इसको आप छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कि भाई ये वलय जो है ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, अत्यंत छोटे छोटे खंडों से मिलकर। अब क्योंकि हमने कहा कि समान रूप से आवेश वितरित है, तो हम कोई एक खंड ले लेते हैं, ये वाला, और इस पर आवेश है आपका dq। और क्योंकि समान रूप से वितरित है तो हर एक खंड पर जो आवेश होगा वो बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि एक खंड पर जो आवेश है वो dq आवेश है। अब सबसे पहले हम इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और तब पूरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो हम मानते हैं कि dq जो है P से r दूरी पर स्थित है। dq, ये जो हमने छोटा सा लघु खंड माना है इस वलय के अंदर, इस वलय के अंदर जो लघु खंड है वो बिंदु P से r दूरी पर स्थित है। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की जो गुण होता है वो पॉजिटिव से दूर होता है, तो इस dq के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, dE, क्योंकि dq बहुत छोटा है तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी काफी छोटा होगा, ये dE हो गया। इसी तरह से कोई और लघु खंड यहाँ पर भी होगा तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र dE ये हो गया। अब क्योंकि यह सदिश राशि है dE, इसको हम वियोजित कर सकते हैं खंडों में। ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो ये dE साइन थीटा हो जाएगा और ये dE कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाले dE को भी ये dE साइन थीटा हो जाएगा और यहां पर फिर से dE कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि इस
लघु खंड जिसके अंदर आवेश dq है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया अवयव पॉजिटिव चार्ज होता है। तो dE वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dq के कारण इस dE को वियोजित करते हैं हम दो खंडों में, कॉस और साइन खंडों में। इस तरह से यहाँ पर वाले dE को वियोजित करते हैं, dE साइन थीटा dE कॉस थीटा। आप देख रहे हैं dE साइन थीटा dE साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट, ये दो घटक एक दूसरे के अपोजिट हैं और बराबर है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर दें। तो आपके कारण आपके पास जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है वो केवल किसकी वजह से, वो केवल कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो E बराबर समाकलन किसका, dE cos थीटा, मतलब समय बहुत सारे dE cos थीटा होंगे आप सब खंडों की वजह से dE cos थीटा। तो जो वैद्युत क्षेत्र P पर होगा वो समेशन होगा, योग होगा dE cos थीटा का। इसका योग होगा dE cos थीटा। पहले हम dE समझ लेते हैं, dE क्या है। तो इस बिंदु पर dE dQ कारण वैद्युत क्षेत्र है, तो 1/4 पाई अभी हमने परिभाषा करी dQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दूरी R है। अब इस dE का मान यहां पर रखेंगे तो E बराबर समाकलन का निशान लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। इसको आगे चलेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर की तरफ आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचे केवल dQ। आगे चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। E आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, और ये जो dQ समाकलन था, इस dQ का मान क्या होगा, dQ एक खंड का, तो समाकलन मतलब कि पूरे रिंग का आवेश कितना है, Q इंटू Q हो गया, समाकलन dQ का मान Q हो गया। तो आप E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से आप कॉस थीटा का मान बता सकते हैं कितना होगा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, x और कर्ण है R, तो x अपॉन R इंटू Q। तो आपका E इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x अपॉन R Q इंटू Q। और सही तरीके से लिखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q x अपॉन R Q, मतलब कि कर्ण है। कर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का योग, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, किसी वलय। तो आप समझ जाइए कि आपका वलय है, इस पर Q चार्ज है, इसका रेडियस त्रिज्या a है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से निकाल सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, केस हम देखें तो केस हम मान लेते हैं कि अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको वलय के केंद्र पर ज्ञात करनी, सेंटर पर, तो x बराबर 0 हो जाएगा सेंटर पर, क्योंकि x क्या थी, दूरी थी। अगर जब सेंटर पर ज्ञात करें तो x का मान आप खुद ही समझ लीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x 0 रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, x 0 है तो सब 0, तो E बराबर 0। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी भी वलय के कारण उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र पर 0 होगी। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। आपने दो चीजें आज देखी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी
वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब यहाँ पर हम एक दूसरी चीज करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब कि दो पोल, और वैद्युत मतलब कि यहाँ कोई आवेश की बात होगी। वैद्युत द्विध्रुव की बहुत सिंपल सी परिभाषा है, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, ध्यान सुन लीजिएगा, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, दोबारा सुन लीजिए, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, माइनस क्यू और प्लस क्यू, विपरीत यही होते हैं, बराबर प्लस क्यू है, तो दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहां पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो बीच में कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर एक दूसरे पर बल लगाने पर जो जीरो आएगा, उस बिंदु को हम ओ कह देते हैं, साम्यावस्था है, साम्य स्थान है। यहां से दोनों आवेशों की दूरी L मान लेते हैं, तो कुल दूरी इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, 2L। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2L से दर्शाते हैं। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि बीच में हम साम्य स्थिति मानते हैं, जहां पर जो बल है दोनों के कारण वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बराबर हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हुआ, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनके बीच में जो कुल दूरी होती है 2L। यहां पर काम क्या आता है, इसके लिए हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। कितना आघूर्ण होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कारण। तो आघूर्ण की परिभाषा बहुत आसान है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो किसी भी आवेश के गुणनफल तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको P से दिखाते हैं, सदिश राशि है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों, किसी एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो दोनों में से किसी एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L इसके बराबर होता है। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आप P से दिखाते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या मात्रक है, कूलाम मीटर इसका मात्रक है। अब इसके उपयोग हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।